हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे। माय नेम इज़ मोहित शर्मा और आज से हम फ्रेंड्स साइंस की अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बात करें मेरी प्रोफाइल की, तो ये है फ्रेंड्स मेरी प्रोफाइल। तो मैंने ये सभी एग्ज़ाम्स को मल्टीपल टाइम्स क्रैक्ड कर रखा है। तो इस चैनल पे बेसिकली आपको एग्ज़ाम रिलेटेड टिप्स और नॉलेज टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल के साथ बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं साइंस की। तो बेसिकली फ्रेंड्स एनडीए के एग्ज़ाम्स में साइंस के लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में अप्रॉक्सीमेट 30 और एफकेट में 5। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो चाहे वो सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स, फॉर एग्जांपल एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सभी में आप अगर प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो 5+ ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिन लोगों की जीके वीक है तो साइंस को कभी मत छोड़ के जाना। क्यों? क्योंकि साइंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा कंसेप्चुअल लेवल पे ही होते हैं। मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। और जो बेसिकली डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस की, वो तो बिल्कुल भी साइंस को छोड़ के जाने की गलती मत करना, अदरवाइज आपका जीके की कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में फ्रेंड्स हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री और फिर करेंगे लास्ट में बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री जल्दी हो जाएगी, फिजिक्स में बेसिकली टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और फिजिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे लाइट। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि लाइट से ही अगर आप प्रीवियस ईयरली देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं और सबसे बड़ा चैप्टर भी फिजिक्स का यही है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहती है। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में करने की कोशिश करेंगे। बस आप पेशेंस और प्रिजर्वेंस बनाए रखना। अब बात करते हैं लाइट की। तो सबसे पहले, जैसे चैप्टर का नाम ही लाइट है, तो सबसे पहले देखते हैं लाइट है क्या। तो दोस्तों लाइट कुछ भी नहीं है। लाइट एक जस्ट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें हमारे सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, वैसे हम लाइट को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट के थ्रू ही हम देख सकते हैं। तो लाइट कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो प्राइमरी सोर्स है लाइट का वो है सन, याद रखना। और अगर मैं क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो क्वांटम थ्योरी में बेसिकली लाइट को पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में बोला गया है। ठीक है, मतलब लाइट को हम एज ए मतलब बंडल ऑफ एनर्जी कंसिडर कर देते हैं इन क्वांटम थ्योरी, जैसे कि हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, तो जो इंस्टेंस की जो ये क्वांटम थ्योरी थी उसका जो रिलेशन था वो था E इज इक्वल टू एच न्यू। अब इसमें E क्या थी? एनर्जी। एच क्या था? हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या था? हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमें ये एक बात का पता चलता है कि जो एनर्जी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो कई बार वो न्यूमेरिकल में पूछ लेता है या कई बार सीधा साधा भी वो जैसे ये आपको कोरिलेशन ही पूछ सकता है, तो याद रखना ये बात भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से एनडीए में भी आ रखा है क्वेश्चन, सीडीएस में भी आ रखा है और सीएपीएफ में भी आ रखा है। तो बेसिकली उसने क्या बोला था? उसने बोला कि वी आर कंसिडरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब 1 और 2 सही है, सेकंड और थर्ड सही है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ रखा है। तो लाइट की जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या है? इट इज़ जस्ट एन ईएम रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी की फॉर्म ही तो है, तो लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी जी क्या है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ये वैक्यूम से भी चले जाती है। यही जो प्रॉपर्टी है लाइट और साउंड को भी डिफ्रेंशिएट करती है। साउंड के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में करेंगे, तो घबराना मत। अभी के लिए जस्ट एक ऊपर से इनका मेन बात सुन लो कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर साउंड को ट्रैवल करना है उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, मतलब मीडियम चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी हो, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। लाइट की स्पीड क्या है जी? हमें पता ही है, जैसे आपको पता ही होगा, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन वैक्यूम में। और लाइट की जो वेवलेंथ है वो दोस्तों बहुत ही कम है। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में भी हम साउंड के चैप्टर में डिटेल में करेंगे। वैसे हम जो वेवलेंथ को लैम्डा के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो सेकंड वाली थी, बार बार कह रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में रखना। ठीक है, क्लैरिटी रखना इसकी। अब चलते हैं आगे। हाँ जी भी, अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में।
फ्रेंड्स बेसिकली जो लाइट के सोर्सेज हैं वो बेसिकली दो हैं, एक है ल्यूमिनस और दूसरा क्या है, नॉन ल्यूमिनस। कुछ भी नहीं है ये। ल्यूमिनस बॉडीज वो होती हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट करती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस कौन सी होती हैं, जिनकी अपनी लाइट तो नहीं होती है लेकिन जैसे ही हम लाइट उस पर डालते हैं वो शाइन करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है जिसकी, जितने भी हमारे आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो गए, वॉल, चेयर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इसी एग्जांपल है मून। ये टॉपिक मैं इसलिए करवा रहा हूँ, CAPF में भी आया हुआ क्वेश्चन है, CDS में भी आ रखा था। कैसे आया था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लुमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। एक ऑप्शन में सन था, एक स्टार था, बल्ब था, और चौथा मून था। तो याद रखना मून जो है वो स्टार नहीं है, मून इज ए सैटेलाइट, इसीलिए ये नॉन लुमिनस बॉडीज में आ रहा है, ठीक है। मून की अपनी लाइट फ्रेंड्स नहीं होती है, सन की लाइट ही रिफ्लेक्ट करके उस पर पड़ती है, इसलिए वो शाइन भी करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स जरूर याद करके जाना, ठीक है, पेपर में आ रखा है, प्रीवियस ईयरली देखना, ठीक है। लुमिनस जिनकी अपनी लाइट होती है, नॉन लुमिनस क्या है, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी भी, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंस और ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होती है, ट्रांसपेरेंट बॉडीज वो होती हैं जिनमें से हम सारी की सारी लाइट को पास कर देते हैं। ट्रांसलूसेंट से पार्शियल लाइट निकलती है, ठीक है। ओपेक से कुछ भी लाइट नहीं निकलती है, ठीक है, नो लाइट, ठीक है। ओपेक में आ जाएंगे आपके जितने भी ये वुड, वॉल, सारे ओपेक में आ जाएंगे। ट्रांसलूसेंट में कौन कौन से आएंगे जी, पार्चेंट, मेम्ब्रेन, वाइल्ड पेपर। और ट्रांसपेरेंट में मिरर आ जाएगा आपका, ठीक है, जो पॉलिश्ड ना हो, ठीक है। तो जस्ट आपको ये टर्म्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। CDS में एक बार जब मैंने पेपर दिया था तो इसका सिनोनिम भी आ गया था इंग्लिश में, ठीक है। तो ये भी हल्का सा ख्याल रख लेना, आ रखा है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है इसको ध्यान से समझ लेना। वैसे सभी को, मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि आगे ये कंसेप्ट हमने बहुत बार यूज़ करना है कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग। अगर ये बात नहीं समझ आई, ये बेसिक नहीं क्लियर हुआ, तो आगे फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। पैरेलल बीम में पता ही है, ठीक है, जो दो चार जितनी भी लाइन्स हो जो आपस में कोइंसाइड या इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। डाइवर्जेंट बीम क्या होता है, जब लाइट बाहर की तरफ जा रही है। कन्वर्जेंट मतलब जब लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है। ये डिफरेंस इन दोनों में याद रखना, डाइवर्ज मतलब बाहर, कन्वर्ज मतलब का अंदर की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं शेडो की, जी, ठीक है। जब भी याद रखना भी एक बात, तो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब भी हम ओपेक ऑब्जेक्ट को किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के आगे रख देंगे तो आपको पता है लाइट रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। तो उसी वजह से क्या होता है कि डार्क पैच बन जाता है, जिसे हम शेडो कहते हैं, ठीक है। शेडो को हम परछाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना शेडो की ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, बस ये बात याद रखना ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। शेडो के दो एरिया होते हैं जी, एक होता है अम्ब्रा और एक होता है पेनम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा क्या है जी, जहाँ पर टोटल डार्कनेस हो, और पेनम्ब्रा कहाँ की क्या होता है, जहाँ पर पार्शियल डार्कनेस हो, ठीक है, कंप्लीटली डार्कनेस ना हो, यहाँ पर पार्शियल डार्कनेस हो, ठीक है। यहाँ से पेपर आ तो नहीं रखा लेकिन एग्जाम में आपके सिलेबस में दे रखा है, तो मैंने ये जस्ट आपको ऊपर ऊपर से बातें बता दी, ठीक है। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का डिफरेंस याद रख लेना और कुछ नहीं करना, ठीक है, जस्ट आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे जी भी। अब यहाँ से आपका जो असली चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लेना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। रिफ्रैक्शन एक अलग होती है टर्म और रिफ्लेक्शन एक अलग है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का टकरा के, जैसे आप इस डायग्राम में देखो, वापस चली जाए। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट प्रोपगेट कर जाए, ठीक है, बीच में से किसी सरफेस के निकल जाए। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या, अगर आपने डेफिनेशन देखनी इंग्लिश में देख लो, द रिटर्न ऑफ लाइट, ठीक है, इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। सीधी सी बात है, लाइट का टकरा के वापस चले जाना। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉज ऑफ जो बेसिकली रिफ्लेक्शन है, बेसिकली फ्रेंड्स दो हैं बेसिकली। पहला क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो जो ये लाइट हम पहले डालते हैं मिरर में, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो ये टकरा के वापस जाती है इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। जो ये बीच वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं नॉर्मल। इसका एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ या मिरर के साथ, ठीक है। तो पहला क्या है जी, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है, सेम प्लेन में होंगे। मतलब आप ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे भी इस तरफ है, रिफ्लेक्टेड रे भी इस तरफ है, रिफ्लेक्टेड बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं याद रखना, ये भी नॉर्मल भी एक तरफ है, मतलब ये एक ही प्लेन में है, दूसरे प्लेन की तरफ नहीं है।
दूसरा लॉ क्या है जी, दूसरा लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों ये बात का ख्याल रखना, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपके बराबर है। तो बेसिकली आपका जो पेपर है दोस्तों वो है ऑब्जेक्टिव। तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रखा था ध्यान से देखना। एग्जामिनर ने क्या किया, ऐसी डायग्राम बना दी, ठीक है। जो ये मैं लाइनें ड्रा कर रहा हूँ इसका मतलब होता है कि जो मिरर है वो इस तरफ से पॉलिश्ड है, ठीक है। ये उसने बना दिया था नॉर्मल, तो उसने ऐसे करके ये लाइन डाली और ये उसने ऐसे कर दी, ठीक है। कुछ नहीं लिखा और ये एंगल जानबूझ के बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए बना दिया। तो दोस्तों एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा नॉर्मल के साथ होता है, ठीक है। बच्चों ने क्या किया, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लिया और आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो उसने बोला था इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फॉलोइंग डायग्राम इज 50 डिग्री व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चों ने गलती कर दी, 50 ही लगाए, तो इसका आंसर क्या था, एग्जैक्ट 40 था, ठीक है। ठीक है भाई। तो दोस्तों तो ये बात का भी ख्याल रखना कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा बेसिकली हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको जैसे मैंने बताया समझ आ ही गया होगा, तो वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट वहाँ पर करना। अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी भी, अब जैसे रिफ्लेक्शन हो रही है जी तो इमेज भी तो बनेगी। तो इमेज बेसिकली दोस्तों दो तरह की बनती है, ठीक है। एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, जो एक्चुअल में इमेज बने, ठीक है, जो स्क्रीन पे हमें शो हो जाए उसे हम कहते हैं रियल इमेज। और बात याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, उल्टी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो हमारी इमेज क्या बनेगी, उल्टी, ठीक है, इन्वर्टेड। इसी को हम कहते हैं इन्वर्टेड। और अगर मैं वर्चुअल की बात करूं, वर्चुअल इमेज हमारी होती है इमेजिनरी इमेज, हिंदी में से कहते हैं काल्पनिक। मतलब इमेज वैसे तो नहीं बन रही थी, हमने धक्के से बना दी, ठीक है। और ये हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो इमेज भी हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है। एक बात और याद रखना, इसमें साइज डिफरेंशिएट हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि अगर ये 4 फीट टाल है तो इमेज हमारी 4 फीट ही बनेगी, ठीक है। वो हमारा ऊपर नीचे हो सकता है दोनों केस में, लेकिन रियल हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और वर्चुअल दोस्तों हमेशा हमारी इरेक्ट ही बनेगी, मतलब सीधी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिरर की। तो मिरर बेसिकली दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो आगे हमारा दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, जो कि होता है कनकेव और एक होता है हमारा कन्वेक्स। इसके बारे में डिटेल में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम प्लेन मिरर को ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। प्लेन मिरर क्या होता है भी, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा सीधा हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सीधा बना नहीं है तो याद रखना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। जो ये लाइन होती है इसे हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बारे में भी डिटेल में करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इमेज देखेंगे कि प्लेन मिरर की इमेज कैसी बनती है। तो पहला पॉइंट याद रखना जी, जो इमेज बनेगी उसका सेम साइज होगा एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और इसकी अगर हाइट मान लो 4 फीट टाल है, तो जो हमारी इमेज बनेगी इसकी बैक साइड पे वो भी बिल्कुल सेम साइज़ की होगी, ठीक है। अगर ये 4 फीट टॉल है तो ये भी 4 फीट टॉल ही होगा, ठीक है जी। दूसरी बात, इमेज इज़ एज फार बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जो दूरी इनकी होगी, ठीक है, अगर मैं इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी को स्मॉल यू के साथ डोनेट कर दूं और इमेज की दूरी को मिरर से याद रखना स्मॉल वी के साथ डोनेट कर दूं, तो याद रखना यू हमेशा वी के बराबर होगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से बराबर होगी इमेज की दूरी मिरर से, ठीक है। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेपर में आ रखा है। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब सीधी, काल्पनिक, इरेक्ट सीधी, लेटरल इन्वर्टेड मतलब, ठीक है। लेटरली का दोस्तों मतलब होता है कि लेफ्ट दिखेगा राइट और राइट दिखेगा लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस वर्ड की यहाँ पर बहुत महत्वता है, ठीक है। क्यों, मैं अभी आपको समझाऊंगा। क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो जो हमारे घरों में प्लेन मिरर होता है तो जैसे ही हम अपना चेहरा उसमें देखते हैं तो हम बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो उसके बैक साइड बन रही है लेकिन लेटरली हो रही है। क्यों, क्योंकि जैसे हम मिरर में अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रहे हैं तो इमेज है जो हमारी वो अपना राइट हैंड रेस कर रही है, ठीक है, ऑपोजिट चलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख भी लेना, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट
और नेचर ऑफ इमेज क्या है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी भाई, चौथी प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है भाई, ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है क्या? अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है मिरर की तरफ v की स्पीड के साथ जा रहा है, तो याद रखना जो इमेज है वो भी मिरर के तरफ आएगी, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 2v, मतलब 2 गुना। ठीक है, ऐसा क्यों, ये भी आप देख ही लो एक बार। ठीक है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारी बनी इमेज। ठीक है, आपको ये तो पता है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, लेकिन जो स्पीड है वो 2 गुना। ठीक है, मतलब अगर ये इस तरफ v के साथ जा रही है तो ये इस तरफ कितने के साथ जाएगी, 2v के साथ। तो ऐसा होता क्यों है, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले से ये भी पता चलता है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ आ रहा है तो इमेज भी आएगी मिरर के तरफ, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वो तो 2 गुना ही हो रहा है, तो इसीलिए दोस्तों स्पीड भी 2 गुना ट्रेवल होती है। ठीक है, तो ये बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है जी, अगर हमने दोस्तों अपनी पूरी इमेज देखनी है किसी मिरर में, तो मिनिमम आधी हाइट का मिरर तो होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन 4 फीट टॉल है तो उसको मिनिमम 2 फीट का मिरर तो चाहिए ही चाहिए, अगर उसने अपनी सारी बॉडी देखनी है, मतलब पाँव से लेके सर तक देखना है। अगर इससे कम हो गया तो फिर वो सारी बॉडी नहीं देख पाएगा, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कोई चक्कर नहीं। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट में इसको रेज कर दूँ। गुड, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जब भी हमने 2 प्लेन मिरर्स को इंक्लाइंड कर रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह, और मान लो इसके जो बीच में एंगल है दोस्तों वो है हमारा थीटा, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पर ये पड़ा है वो कितनी होंगी, उसका एक फॉर्मूला आता है। तो हम ये सारा कॉन्सेप्ट ही समझेंगे। पहली बात तो ये याद रखना, अगर 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल पड़े हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं वो इनफाइनाइट बनती हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 360 अपॉन थीटा। ठीक है, तो इसके बीच में थीटा क्या है हमारा, 0 डिग्री। तो जैसे ही आप 360 अपॉन 0 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहला केस तो ये याद रखना कि अगर 2 प्लेन मिरर्स अगर हमने पैरेलल रख दिए हैं तो उनकी जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी वो बनेंगी इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर तो थीटा की वैल्यू है हमारी मान लो 60, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 360 अपॉन में 60 क्या आ जाएगा, 6। तो याद रखना जब भी आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी इवन आ रही हैं तो आपने एक -1 कर देना है, मतलब आपका आंसर 6 नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा 5। तो जो ये फॉर्मूला है ये इवन के लिए है, अगर आपकी नंबर ऑफ इमेजेस इवन आ रही हैं। अगर आपका आंसर ऑड आ रहा है तो कोई छेड़खानी मत करना। ठीक है, मतलब ऑड के लिए आपका सीधा सा फॉर्मूला बनेगा 360 अपॉन थीटा, मतलब आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं हमेशा ऑड ही आनी चाहिए। ठीक है, ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इवन के लिए -1 कर देना, ऑड के लिए आपने वैसे की वैसे ही छोड़ देना है। तो ऐसा है क्यों, ये भी हम कंसेप्ट एक बार समझ ही लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो मान लो दोस्तों हमारी ये डायग्राम है। ठीक है, ये मैंने 2 प्लेन मिरर्स लगा दिए और बीच में इनके एंगल है थीटा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, मान लो अगर ये एक रे ऑफ लाइट गई और ये यहाँ से टकराई तो ये यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, हमारी जो पहली इमेज है कुछ यहाँ पर बन जाएगी, ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी वो यहाँ से जाएगी। ठीक है, एक इमेज यहाँ बनती रहेगी, मतलब अगर इस तरफ जितनी भी इमेजेस बनेंगी हमारी राइट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड में भी उतनी इमेज बनती रहेंगी। और एक जो इमेज है वो इसके हमारे बिल्कुल सिमेट्रिकली बनेगी कुछ यहाँ पे, तो इसका पेयर दोस्तों इसी जगह पे बन जाता है। ठीक है, तो अगर इसका पेयर इसी जगह पे बन जाता है तो जो ये 2 इमेजेस होती हैं हम इसे सिंगली काउंट करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इस तरफ जितनी इमेजेस बन रही हैं
लेफ्ट साइड की तरफ, तो उतनी ही इमेज राइट साइड भी बनती रहेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिरर हमारे इस तरह से इंक्लाइंड है, लेकिन इसका पेयर तो इसी जगह बन जाएगा। तो यही जो इमेज होती है वो हम दो बार काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे बन गई है, इसीलिए -1 करते हैं। ठीक है, अगर ऑड आ जाए, दोबारा लिख देता हूँ, नो चेंज। तो सीधा सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल की फॉर्म में पेपर में आ जाता है, बच्चे छोड़ आते हैं। तो याद रखना ये बात दोस्तों, घबराना मत, जस्ट फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये फ्री के नंबर होते हैं आपके। ठीक है, इन्हें कभी भी एग्जाम में स्किप मत किया करो। ठीक है, तो याद रखना 360/θ -1 का आपने फॉर्मूला लगा देना है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ जी भी, हमारा प्लेन मिरर ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने इतना ही करना है। ठीक है, इधर उधर मत भटकना, बस यही कर लेना। ठीक है, सफेरिकल मिरर जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्या थे हमारे? दो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इनमें क्या डिफरेंस है ये भी देख लेते हैं। पहली बात तो याद रखना, जो हमारा कॉनकेव मिरर है वो क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। ये मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा, घबराना मत। कॉन्वेक्स क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। पहली बात तो दोस्तों आप लोगों ने यही याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो भी ध्यान से। तो दोस्तों ये मैंने कौन सा मिरर बनाया है बताओ? और एक हमारा बन गया ये, मतलब जो अंदर की तरफ से पॉलिश्ड हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्स, इसे हम क्या कहते हैं? कनकेव। ठीक है, मतलब जो बाहर की तरफ से पॉलिश्ड होता है उसे हम कहते हैं कनकेव, जो अंदर की तरफ से पॉलिश्ड होता है इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है, और दोस्तों अब खुद ही बताना, सबसे पहले मान लो ये रे ऑफ लाइट आई जी, ये यहाँ से टकराई, जैसे मिरर की पोजीशनिंग है ये लाइट हमेशा अंदर की तरफ जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे ये जो लाइट इसके पैरेलल ये भी टकराई और ये भी अंदर की तरफ जाएगी। तो सीधी सी बात है, हमें इस डायग्राम से देख के पता लग रहा है कि कॉनकेव मिरर क्या होगा हमारा? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स क्या होगा? डाइवर्जिंग। ऑब्वियस ही बात है, ये तो इसका ऑपोजिट ही होगा। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखें वो भी ऐसा ही है, ये रे ऑफ लाइट आई टकराई और ऊपर चलेगी, ये रे ऑफ लाइट आई टकराई और ये नीचे चलेगी। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि जो हमारी लाइट है वो बेसिकली क्या हो रही है? डाइवर्ज। अगर हमारी लाइट डाइवर्ज हो रही है तो ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, एक बात का और ख्याल रखना दोस्तों, मिरर और लेंस में पेपर में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि ये भी दो तरह के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और ये भी दो तरह के हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपस में इनको कन्फ्यूजन में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, कि कौन सा कन्वर्जिंग है कौन सा डाइवर्जिंग है, सिलेबस बहुत होता है और बच्चे क्या करते हैं? कन्फ्यूजन में पेपर में एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो तुम लोगों ने नहीं आना है। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझ लेना, लेंस में हमेशा ऑपोजिट चीज़ चलती हैं। ठीक है, तो उल्टा वर्ड चाहे याद रख लो, ऑपोजिट। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? ठीक है, ऑपोजिट बोला है मैंने, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा हमारा? कन्वर्जिंग लेंस। तो मतलब आप, अगर आपको एक चीज़ याद है तो आपको चार चीज़ें याद हो जानी चाहिए। मतलब अगर पता है कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? डाइवर्जिंग। ऐसे अगर लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस क्या होगा? डाइवर्जिंग। मतलब इसके ऑपोजिट ही चलना है। वैसे मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, अगर कंसेप्ट भूल जाओ तो ये रट्टा मार लेना, एक को याद करा लेना, ये चार आपके अपने आप ही याद हो जाएंगे। कई बार वो यूजेस में या कहीं पे पूछ लेता है तो ऑप्शन में सीधा नहीं होता है दोस्तों, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन में होता है कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। मतलब यूपीएससी करता क्या है? बेसिकली एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना, ये बेसिक्स है, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हमने दोस्तों ये कुछ डायग्राम्स देखनी है, आपको बचपन में याद भी होंगी, ये हम डायग्राम्स करते भी थे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली हमेशा हम इसे स्किप ही कर देते थे, लेकिन आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पेपर में ये बातें पूछी जाती हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। ठीक है, ये जो लाइन सीधी लाइन होती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कौन सा मिरर है?
जो बाहर की तरफ से पॉलिश्ड है इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। मैं जस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो वरी मत करना। जो ये दोस्तों मिरर का सेंटर होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। इसे हम कैपिटल पी के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो ये वाला पॉइंट होता है जो पोल के बिल्कुल पास में है, ठीक है, इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। जो फोकस से दूर होता है इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये बात का भी ख्याल रखना। फोकस से पोल तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम कैपिटल स्मॉल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अगर ना पता हो लिख लेना, जिनको पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी। जो ये हमारा सी पॉइंट है, सी से लेके पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आर स्मॉल आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक सीधी सी बात याद रखना, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो यहीं से एक फॉर्मूला भी निकलता है। वैसे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा, फिलहाल के लिए याद रखना एफ की अगर वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है, वो क्या होगी, r/2, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में जो ये फोकस और ये कर्वेचर है वो दूसरी तरफ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका जो बेसिकली हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दूसरी तरफ होता है, इस तरफ नहीं होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस भी याद आपने रखना है। अभी हमने केसेस करने हैं तो आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो केसेस की, ठीक है। हाँ जी भी, जो पहला केस है वो क्या है जी, देखो पहली बात तो ये याद रखना जी, जो कॉनकेव मिरर है उसके बनते हैं 6 केस, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसके बनते हैं 2 केस। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का जो पहला केस है दोस्तों वो क्या है, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे तो हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पे, इस पॉइंट पे बड़ी छोटी सी इमेज बनेगी। तो पहली रे आई, मिरर से टकराई और वो फोकस से निकल गई। दूसरी रे उससे पैरेलल है, वो भी आई, टकराई और फोकस से निकल गई। तो यहाँ पर हमारी पॉइंट सी इमेज बन गई, ठीक है। इसीलिए जो हमारी नेचर ऑफ इमेज क्या बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या है, वेरी हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, ठीक है। तो अगर मैं टेबल दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर यही लिखा होगा, ध्यान से देखो। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे, साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि मिरर की तरफ ही बन रही है जी, ठीक है। दूसरा केस जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी या फिर बियॉन्ड सी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स होते हैं रे डायग्राम्स के, वो क्या है वो भी सुन लो। जो पहली रे होती है वो हमेशा फोकस से निकलती है, ठीक है। दूसरी रे जो होती है वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो जैसे ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, जो हमारी इमेज बनी वो कुछ यहाँ पे बनी, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, ठीक है। इसका जो साइज है वो पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश नहीं होगा, वो देख के पता चल रहा है थोड़ी सी इमेज जो है वो हमारी बड़ी है, ठीक है। तीसरा केस क्या है, जब हम आपने ऑब्जेक्ट को रखा सी पे, तो जब आपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है तो दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो सी से नहीं पास हो सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सी पे पड़ा है। तो दोनों के दोनों हमारी फोकस से ही पास हो जाती हैं और मिलती कहाँ पर है, सी के ठीक नीचे, ठीक है। और इसका साइज भी क्या है, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि वो इमेज बनी वहीं पे है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, लेकिन बनी रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज उल्टी बन गई, ठीक है। ये तीसरा केस भी याद रखना। चौथा केस, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन सी एंड एफ, तो सेम फंडामेंटल्स फॉलो करो। एक एफ से निकल गई, एक सी से निकल गई, इमेज कहाँ पर बन रही है जी, बियॉन्ड सी। तो दोस्तों अगर हम पहले 4 रे डायग्राम्स को ध्यान से देखें, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो है
वो मिरर के पास जा रहा है, जो हमारी इमेज है वो मिरर से दूर जाई जा रही है। ये देखो पहले एफ पे थी इमेज, फिर यहाँ आ गई, फिर सी पे चलेगी, फिर बियॉन्ड सी ही चलेगी। तो ये कंसेप्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, पांचवा क्या है जी, वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट आल्सो। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एफ पे, अगर आपने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा है, इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। तो ये जो दोनों केस हैं ये आपस में कोरिलेट कर लेना। ठीक है, इन्फिनिटी और फोकस के। ठीक है, साइज इसका क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके हम मान रहे हैं ना मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा ही होगा साइज उसका। ठीक है, ये पांचवा इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं छठे केस की। छठा केस इन सभी से अलग है। पहले मैं आपको टेबल में ही लेके जाता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप कॉनकेव मिरर के पहले 5 केस देखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी में नेचर ऑफ इमेज क्या बन रही है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। लेकिन छठे केस में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है क्या, इस केस में जो हमारी नेचर ऑफ इमेज बन रही है वो क्या है, बेसिकली वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा है, इमेज भी सीधी ही बन रही है, बट बन कहाँ पर रही है, मिरर के दूसरी तरफ में। इसको ध्यान से एक बार देख लेना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है जी कि कौन से केस में ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूँ ताकि जो नेचर ऑफ इमेज है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट हो। ठीक है, याद रखना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम से देखते हैं जी। हाँ जी, भी देखो ध्यान से, छठा केस, अवेयरनेस अपनी लेके आओ। ठीक है, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर है, बिटवीन पी एंड एफ, तो पहली रे आई, टकराई, ठीक है जी, पोल से टकराई और वो नीचे की तरफ उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर दिया। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। तो दोस्तों इस पार्ट को पहले आप इग्नोर करो, राइट वाले पार्ट को। अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट को ही देखूं, इस वाले पोर्शन को, तो ये रेस और ये रेस तो आपस में कभी मिल ही नहीं सकती क्योंकि ये तो डाइवर्ज है। तो इस केस में तो इमेज बननी ही नहीं थी। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स बेसिकली किया क्या है, इसको प्रोड्यूस कर दिया ताकि ये यहाँ पे जाके मिल जाए। इसीलिए ये जो इमेज बनी धक्के से बनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसीलिए हमने इसको बोला है इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज। और ये बनी भी सीधी है, देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा है, ये भी सीधी है। और बाकी केस में अगर आप ध्यान से देखोगे उल्टी बनी है जी। ठीक है, इसलिए हमने बोला इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड। इस केस में क्या है, इरेक्ट। ठीक है, ये छठा केस इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, याद रख लेना। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इजी है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसके दो ही बनते हैं। ठीक है जी, पहला इसका बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला था आपको, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे। ठीक है, ये रहा आपका पहला केस। ठीक है, ध्यान से देखना, बस इसमें ये बात का ख्याल रखना जी, नेचर दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर सीधा पड़ा है तो इमेज भी आपकी सीधी ही बनेगी, लेकिन बनेगी दोस्तों दूसरी तरफ। ठीक है, दोनों केसों में देख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका भी, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, यहाँ चाहे इसे इन फ्रंट ऑफ मिरर कह लो, चाहे इसे इन्फिनिटी या पोल ऑफ द मिरर कह लो, तो जो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। ये भी डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्टिव बनेगी। ठीक है, पहली रे आई, दोस्तों ध्यान से डायग्राम में अपनी अवेयरनेस लेके आओ। पहली रे आई, मिरर से टकराई और वो ऊपर चलेगी। दूसरी रे आई, मिरर से टकराई और वो वापस उसी पे चलेगी। तो अगर हम इसी को देखें तो ये तो कभी मिलनी थी नहीं आपस में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको प्रोड्यूस कर दिया, तो इमेज हमारी कुछ यहाँ पे जाके एक छोटी सी इमेज बन गई। ठीक है, ज़्यादा छोटी नहीं बनी, डिमिनिश्ड लिखा है मैंने इसीलिए, याद रखना। और बनी कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर। तो याद रखना भी, एक बात का और ख्याल रखना इस केस में, जो पोजीशन ऑफ इमेज है दोस्तों बेसिकली वो है कहाँ पर, बिटवीन पी एंड एफ। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। ठीक है, याद रखना, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में इमेज आपकी बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी या कहीं पे और नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, पॉइंट जो है वो उसकी दूसरी तरफ है। ठीक है, फोकस और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दूसरी तरफ है बेसिकली। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके 6 केस बन रहे हैं जी, जो कॉन्वेक्स मिरर हैं इसके 2 केस ही बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों, ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्केव मिरर की।
आपको ये बात तो पता होगी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैं पॉलिश सरफेस की तरफ नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि फिर इमेज बनेगी ही नहीं। तो इस केस में तो 6 केस बन रहे हैं, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लूँ, यहाँ रख लूँ, यहाँ रख लूँ, इसके बीच में रख लूँ, यहाँ रख लूँ, तो 6 केस कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से कॉनकेव मिरर की डायग्राम देखोगे तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दूसरी तरफ है, मतलब पॉलिश सरफेस की तरफ है। तो मेरे पास तो सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचे। क्या? एक मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा इन्फिनिटी पे, एक रख दूंगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, एक ही बात होगी। तीसरी बात बन ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दोनों केसों में इस तरफ है। कॉनकेव मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके दूसरी तरफ है, ठीक है। तो ये बात भी अगर आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाए तो सीधे से अपना कंसेप्ट क्लियर रखना जी, कि कॉन्वेक्स मिरर के तो दो केस ही बनने हैं और जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसके 6 केस बनने हैं, ठीक है। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, हमेशा उसने वो टेबल से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सीधा सा क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, मान लो सी पे पड़ा है, पूछ लेगा इमेज कहाँ पे, उसका नेचर क्या है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, मैं डैम श्योर हूँ इस बार भी देख लेना, चाहे एक क्वेश्चन तो आना ही आना इस टॉपिक से, पक्का, आई एम श्योर। यह चाहे यहाँ से आएगा या इसके यूजेस से आ जाएगा, पक्का आना है, पक्का, ठीक है। ये मेरी बात नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में हम इनके यूजेस देखेंगे कुछ, और रिफ्रैक्शन का टॉपिक ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जितना मैंने आपको कराया है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। जिस हिसाब से कराया है लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको रिवाइज करने में, ठीक है। 15-20 मिनट से रिवाइज कर लेना। अपने नोट्स अगर पॉसिबल हो बना लेना, अगर ना पॉसिबल हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो जो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉल करके कोई अपना डाउट जब मर्जी 24/7 पूछ सकते हो, ठीक है। कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलो, थैंक्स ए लॉट फ्रेंड्स, मिलते रहना, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। ओके।